नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हमारे बीच एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने जेईई एडवांस 2021 में ऑल इंडिया रैंक 961 लेकर के आए, वो भी अपने पहले अटेम्प्ट में। तो चलिए ऋषभ से जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए और इस एग्ज़ाम में कैसे सफलता हासिल की। सो ऋषभ, आप मुझे पहली बार बताइए कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, तो इसमें कौन सा ऐसा सबसे बड़ा चैलेंज आपको फेस करने को मिला, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मेरे हेल्थ को मेंटेन रखना, क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा हमेशा डाउन रहता है, तो फिर हेल्दी डाइट खाना चाहिए। तो ये हेल्थ में आपको कौन कौन से प्रॉब्लम हुए, जैसे कि मान लीजिए पैंडेमिक सिचुएशन भी बीच में आया, तो आप लोग को टोटली घर में रहना पड़ता होगा, तो आप किस तरीके से अपने डाइट को मेंटेन करते थे, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते थे ताकि आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हो पाए? आप क्या करते थे उसके लिए? मेडिटेशन करता था, मैं योगा करता था और अपनी स्लीप साइकिल को हमेशा सही रखने की कोशिश करता था, और इसी वजह से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने में मुझे मदद मिली और मैंने इस जेईई एडवांस को क्रैक किया। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपने ये मान लीजिए कि ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो है 12th बोर्ड पर ही ज़्यादा फोकस करके चलते हैं, है ना, क्योंकि पेरेंट्स का भी एक प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है कि उनको बोर्ड्स क्लियर करना है और भी अच्छे नंबर से। तो आपने इस चीज़ को किस तरीके से मैनेज किया और 12th के बोर्ड को भी क्लियर किया आपने, और साथ ही साथ जेईई मेंस की भी तैयारी की, तो इसमें कैसे आपने कर पाई ये सारा चीज़? पेरेंट्स प्रेशर तो हमेशा रहेगा बोर्ड्स के लिए आपके ऊपर, लेकिन आपको पता है कि अभी आपके लिए बोर्ड्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जेईई है। इसीलिए अभी कुछ, अगर आप 12th के स्टार्टिंग में ही हो तो अभी बोर्ड्स को छोड़ दो, वो लास्ट के 1-2 महीना में हो जाएगा। लेकिन अगर जेईई मेन अभी छूट गया तो फिर बाद में नहीं होता कवर, क्योंकि उसका सिलेबस उससे बहुत ज़्यादा है। बोर्ड्स में सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा और जेईई मेन में आपका 11th 12th दोनों का सिलेबस आएगा, तो आपको रिविज़न करते रहना पड़ेगा और क्लासेस करते रहनी पड़ेंगी। तो आप इसका तैयारी कैसे कर रहे थे? मान लीजिए जब आपने 10th को क्लियर किया, आपने एग्ज़ाम्स को क्लियर किया, तो आपने मन बनाया होगा कि मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो आपने वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन कैसे किया? मतलब किस आधार पर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने चुना? मेरे साथ तो मेरे गाइडेंस था एक मेरे भैया का। उनको पता था कि ब्रदर्स एकेडमी एक बहुत बढ़िया कोचिंग है, तो उन्होंने बोला तुम इसी में एडमिशन लो, फिर बाद में तुमको कोई रिग्रेट नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने उसका स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो फिर मैंने उसी में एडमिशन ले लिया। बहुत अच्छी बात है। और जेईई मेंस की जो तैयारी होती है वो शुरुआत से ही शुरू हो जाती होगी, तो आपने कब से जेईई मेंस के लिए शुरुआत किया? मतलब जेईई मेंस और एडवांस हमेशा साथ साथ चलता है। अगर आप कोई भी नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पहले उसका जेईई मेन लेवल तक पढ़ाया जाएगा, फिर जेईई एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, फिर आपको उसके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले आपको जेईई मेन लेवल के प्रॉब्लम मिलेंगे, फिर एडवांस लेवल के प्रॉब्लम मिलेंगे, तो उसी सीक्वेंस से बनाना पड़ता है सबको। जी। अच्छा, ये आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते थे? जैसे कि आपका जब स्कूल चलता होगा तो क्लासेस भी होंगे, और वो क्लासेस ऑनलाइन चल रहे थे और कुछ दिन के लिए फिर ऑफलाइन भी हुआ, तो क्लासेस के लिए भी समय निकाल पाना, जेईई मेंस की खुद से तैयारी कर पाना, खुद के लिए सेल्फ स्टडी के लिए समय निकाल पाना, और साथ ही साथ आपको अपने कोचिंग पर भी ध्यान देना पड़ता होगा, तो ये तीनों चीज़ को आप किस तरीके से मेंटेन करके चलते थे? मतलब मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम था, फ़ोन पे उतना डिस्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करते थे, इसीलिए मेरे को टाइम मिल जाता था हमेशा। जी। तो मतलब आप तीनों चीज़ को मैनेज करके एक साथ चलते थे? हाँ, बस कभी कभी स्कूल को थोड़ा कम करना पड़ता है। अगर आपको कोचिंग में आपका कोई अगर फेस टेस्ट है या फिर कोई बड़ा टेस्ट है, तो फिर आपको मैनेज तो करना पड़ेगा। तीनों में से किसी एक को तो आपको रिड्यूस करना ही पड़ेगा उस टाइम गिवन को, तो फिर हमेशा स्कूल का कम करना चाहिए, क्योंकि स्कूल में उतना मैटर अभी करेगा नहीं। अच्छा, और ये पेरेंट्स का कैसा प्रेशर रहता है? मतलब कि आप बोर्ड्स को कम ध्यान दे रहे हैं, मेंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो पेरेंट्स का भी एक प्रेशर बन जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, उस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया? पेरेंट्स को लगता है कि बोर्ड ही सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है। आपको एडमिशन तो यहाँ पे जेईई एडवांस के रिजल्ट से ही मिलेगा या फिर जेईई मेन के रिजल्ट से ही मिलेगा, बोर्ड्स के रिजल्ट से तो कोई अभी उतना मैटर करेगा भी नहीं। तो फिर मैंने बस अपने पेरेंट्स को यही समझाया कि बोर्ड्स उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जेईई मेन अभी मुझे इसी से कंटिन्यू करने दो, अगर उसके बाद कुछ होता है तो फिर बढ़िया है। ठीक है। और ये कोचिंग का क्या रोल रहा आपके प्रिपरेशन में और आपके निकालने में, वो थोड़ा सा बताइए कि कोचिंग ने क्या रोल प्ले किया? कोचिंग का तो बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि कोचिंग की वजह से
मेंटरशिप वो मिला, मोटिवेशन मिला, डिटर्मिनेशन मिला हर दिन पढ़ने का कि अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। और आपका ड्रीम कॉलेज क्या है? ड्रीम कॉलेज हाँ, IIT बॉम्बे था। अच्छा, और अभी के लिए क्या है? अभी मतलब आपने 961 जो रैंक लेकर के आए हैं, उसके बाद मतलब आप क्या सोच रहे हैं, किस कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाएगा, किस ब्रांच में? IIT कानपुर में मिल सकता है, CS में। अच्छा, CS में जाना चाहते हैं। हाँ। तो ये भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि कोई स्टूडेंट मान लीजिए फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है और वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो क्या कोई ऐसे स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हैं। बस अगर वो हर दिन सेल्फ स्टडी करे तो आराम से कर सकते हैं कोई भी। बस उनको वो क्वेश्चन का अगर वो किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो बस उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है थोड़ा, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, और बस प्रॉपर गाइडेंस हर दिन चाहिए होता है। और वो डिटर्मिनेशन कैसे अपने लेवल को बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि उनके पास डेली वो स्टूडेंट्स को देख नहीं पाएंगे। जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट में भीड़ लगी रहती है और सभी स्टूडेंट्स जो हैं इसी फोकस में रहते हैं कि कैसे उनका IIT एडवांस क्लियर हो जाए, JEE एडवांस क्लियर हो जाए, तो वो तो मोटिवेशन एक घर बैठे स्टूडेंट को नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? उन स्टूडेंट्स को अगर वो स्कूल भी जाते हैं ना, तो एक वो ग्रुप बना लेना चाहिए। अगर सारा सेल्फ स्टडी वाला है या फिर कैसा भी ग्रुप जिसमें आपको बस कंपटीशन फेस करते रहना चाहिए कि ये हमसे ज़्यादा पढ़ रहा है, ये हमसे ज़्यादा पढ़ रहा है, तो फिर कंपटीशन की भावना मेंटेन रहनी चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि वो आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहें। ठीक है, और आपने तो बताया कि कोई भी इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो जब JEE मेंस का रिज़ल्ट आया आपके सामने, तो वो जो एक समय मिलता है JEE एडवांस के एग्ज़ाम के लिए, जो रिज़ल्ट निकलता है, तो उस बीच में आपने कैसे उस ड्यूरेशन को हैंडल किया? आपने क्या किया उसमें? मैंने तो सिर्फ टेस्ट दिया और रिवीजन किया और कुछ नहीं। और आप रेगुलर टेस्ट देते रहे, मॉक टेस्ट देते रहे। तो ये रेगुलर मॉक टेस्ट का क्या बेनिफिट होता है? रेगुलर मॉक टेस्ट का ये बेनिफिट होता है कि आपको 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स सिटिंग एंड देन 2 आवर्स ब्रेक एंड देन 3 आवर्स सिटिंग अगेन, तो आपको बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है आपका। यानी आप बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने के लिए ये मेंटेन करते हैं। तो ये कितने दिन पहले से शुरुआत कर देनी चाहिए इसकी? मतलब एडवांस के एग्ज़ाम से कितने दिन पहले किसी भी स्टूडेंट को इस क्लॉक में सेट हो जाना चाहिए? आइडियली तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे आपका सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाए आपके हिसाब से, मतलब आप सारा पैकेज या फिर जो आप प्रेस्क्राइब बुक हैं वो सब कंप्लीट करके मॉक टेस्ट देना चालू कर देना चाहिए आपको। या फिर अगर आप कम से कम 1 महीना पहले अगर आप स्टार्ट कर दिए तो बहुत बढ़िया है। 1 महीना पहले अगर मैंने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर लिया तो वो दैट इज़ मोर देन इनफ। और आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स अभी आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपके तरफ से रहेगा? जो आपने गलतियाँ की वो ना करें, वो क्या चीज़ आप बताना चाहते हैं? कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, लेकिन हमें पढ़ते रहना चाहिए। बस कुछ भी मन करे कुछ भी पढ़ो, रिवीजन प्रॉब्लम नहीं बनाना है, क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं करना है तो फिर रिवाइज करते रहो। कुछ ना कुछ करके तुम बस अपना टाइम इफेक्टिवली स्पेंड करो पढ़ाई में। तो ये जो इफ़ेक्टिव स्टडीज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती होंगी इस चीज़ के लिए, कि टाइम वेस्ट ना हो। और कभी कभी हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम पढ़ नहीं रहे होते, हम बस अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस चीज़ से बचने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं हम। मेडिटेशन? हाँ। मेडिटेशन एक अच्छा टूल है। मेडिटेशन में 1 साल पहले स्टार्ट किया था, लॉकडाउन के टाइम पे ही। फिर योगा भी स्टार्ट किया तो उसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा आपको। हाँ। फोकस करने में। फोकस बहुत बढ़ जाता है, फिर क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाता है आपके पास जी, कि आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है, पैशन क्या है, ये सब। बहुत अच्छे। तो थैंक यू सो मच ऋषभ, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार सर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।